देखो पाचन क्रिया का मतलब जैसे अपन भोजन खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीनों का पाचन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होते हैं, वसा किस में परिवर्तित होते हैं। तो ये सब कुछ चीजें की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपने पास, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपने पास होता है मुख गुहा। देखो सर्वप्रथम यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं हाथों के माध्यम से, और फिर यानी कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के बाद अपने मुख गुहा में डालते हैं। देखो अपन सबसे पहले मुख खाया, क्या है भाई, मुख है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुंह की बात करते हैं। तो ये मुंह के अंदर होगा क्या अपने पास ही, यहाँ पे मुंह में होते हैं अपने पास सबसे पहले अपने को दिखाई जाएगा दांत। क्या होगा, दांत। तो देखो दांतों की अपन यानी कि डिटेल से बात करते हैं। दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके। और यहाँ पे तो देखो सबसे पहले अपने पास होते हैं क्या, दांत। तो यहाँ पे दांतों का निर्माण होगा, वो होगा अपने पास यहाँ पे इनामेल प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस। अपने पास जो दांत होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के मिले, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, और इनमें जो कठोर आवरण होता है सफेद सफेद वो होता है क्या, इनामेल। तो ध्यान रखना दांत किससे मिलकर बने होते हैं, तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस से, या फिर अपन कह सकते हैं इनामेल प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो यहाँ पे जो इनामेल पदार्थ होता है, इनामेल उस पदार्थ की अगर अपन बात करें तो जो दांतों के ऊपर जो चमक होती है, सफेद परत होती है, चमकीली परत होती है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, इनामेल। तो इनामेल पदार्थ यानी कि मानव शरीर का सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। ध्यान रखना जो इनामेल पदार्थ है वो मानव शरीर का सबसे क्या है भाई, कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पे जो इनामेल पदार्थ की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन अच्छा निकलता है कि इनामेल क्या है, दांतों में एक कठोर आवरण पाया जाता है या एक कठोर पदार्थ होता है, वो इनामेल है। इनामेल पदार्थ होता है ये अपने दांतों को गलने सड़ने व यानी कि जलने से बचाने का कार्य भी करता है। आपने देखा होगा जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और फास्फोरस उसकी संरचना को कठोर करता है। तो ध्यान रखना है दांत भी कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं अपने इनामेल पदार्थ की। इनामेल पदार्थ बता दिया हमने कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे जो दांतों से संबंधित और भी अपने पास, तो दांत मुख्य रूप से अपने पास मानव जीवन में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अपने पास स्थायी दांत और एक होता है अस्थायी। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है अपने पास स्थायी दांत और एक होता है अपने पास अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। स्थायी दांत यानी कि जीवन में एक बार आते हैं, अस्थायी दांत यानी कि जीवन में ये अस्थायी दांत होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। और अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं। तो प्रारंभ में जो मानव जीवन के अंदर 20 दांत होते हैं, अस्थायी होते हैं, इनके टूटने के बाद स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो आगे अपन बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हर बार लड़का कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आते कंफ्यूज होता है कि 20 या 12 में से स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। तो अपन बात करेंगे स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, 12। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, 20। तो देखो अपने पास जो स्थायी दांत है वो 12 है, क्योंकि ध्यान रखना जो चीज कम रहेगी वो स्थायी होगी और जो चीज अधिक रहेगी वो क्या आएगी, अस्थायी होगी। तो अपने पास अगर अपन दांतों की और भी डिटेल से बात करें तो दांतों मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, 4। यहाँ पे होता है अपने पास, ध्यान रखना, ICPM।
आई का मतलब हुआ इंसाइजर, क्या हुआ इंसाइजर। सी का मतलब हुआ केनाइन, पी का मतलब हुआ प्रीमोलर्स और एम का मतलब हुआ मोलर्स। एम का मतलब क्या हुआ मोलर्स। देखो अपने को रखना है दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो गए अपने पास, आई सी पी एम। आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब केनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर्स और एम का मतलब मोलर्स। आप देखो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है, इंसाइजर दांतों का कार्य क्या है, केनाइन दांतों का कार्य क्या है, इनकी संख्या कितनी है, और यहाँ पे प्रीमोलर्स दांतों की संख्या कितनी है, मोलर्स दांतों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अपने को अच्छे बेसिक से क्वेश्चन का पता होता है अपने को कि यहाँ पे इसे कर्तनक कहते हैं, कर्तनक, कर्तनक, इसे रदनक और इसे अग्रचर्वणक, और इसे चर्वणक। ध्यान ये रखना अपने को कर्दनक, कर्दनक दांतों की जो हो गए अपने पास उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं इंसाइजर। रदनक दांत होंगे उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे केनाइन। अग्र चर्वणक को क्या कहेंगे प्रीमोलर्स और चर्वणक को क्या कहेंगे मोलर्स। अब आती है अपने पास इनकी यानी कि संख्या की। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया आई सी पी एम, आई सी पी एम। तो देखो यहाँ पे अपने पास 21-23 का मट्टो होता है, यहाँ पे 21 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ 23, और इसके नीचे कर देता हूं मैं 21 और यहाँ पे भी कितना 23, और इसको अपने को मल्टीपल करना है गुणा कितने से 2 से, गुणा कितने से करना है 2 से। तो देखो यहाँ पे अपने पास 2 और 2 कितने हो गए 4 और 4 दूनी 8, दुगना करना है ध्यान रखना अपने को। यहाँ पे 2 और 2 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है इंसाइजर दांतों की संख्या कितने हो गई अपने पास 8, कितने हो गई 8। अपने पास 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 दूनी 4, तो केनाइन दांतों की संख्या की बात करेंगे तो केनाइन दांतों की संख्या कितनी हो गई 4, 2 और 2 कितने 4, 4 दूनी 8, तो प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी हो गई 8, और 3 और 3 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे मोलर्स और चर्वणक दांतों की संख्या कितनी हो गई 12। तो ध्यान रखना अपने को, तो इसका नाम है ICPM, ICPM। यानी कि अगर आप सिंपल सा याद करना चाहो तो आई का मतलब इंडियन, सी का मतलब चीफ मिनिस्टर्स और पी का मतलब प्रकाश और एम का मतलब मीना। यानी कि आने वाले इंडियन के जो इंडिया की चीफ मिनिस्टर्स की कैटेगरी में है वो एक आपके साइंस का टीचर का नाम याद रखना आपको प्रकाश मीना, तो इंडियन चीफ मिनिस्टर प्रकाश मीना, ठीक का नाम है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब केनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर्स और एम का मतलब मोलर्स। ध्यान रखना आई का मतलब कितना होगा अपने पास 2 और 2 कितना 4, 4 दूनी 8, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, 6 दूनी 12। तो ध्यान रखना अपने को, यहाँ पे इनमें से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होगी 8, या कर्णक दांतों की संख्या 8, केनाइन पूछ ले या रदनक पूछ ले तो इन दोनों में दांतों की संख्या कितनी होगी 4, प्रीमोलर्स और अगर चर्वणक दांतों की संख्या पूछ ले तो 8 होगी, मोलर्स या चर्वणक दांतों की संख्या पूछे तो कितनी होगी 12। तो यहाँ पे संख्या का मैटर क्लियर है। अब इनका पूछा जाता है अपने को कार्य, क्या पूछा जाता है कार्य। देखो इंसाइजर, सबसे पहले अपन बात करते हैं दांतों की, जो ये 4 टाइप्स हैं, इन चारों टाइप्स में दांतों की अगर संरचना की बात करें तो वो संरचना भी ध्यान रखना अपने को, क्योंकि देखो अच्छे से देखना क्वेश्चन को। अपने पास है जो प्रारंभ में जैसे अपना मुंह खुलता है तो सामने के दांत खड़े दांत होते हैं, तो इन दांतों की संरचना इस प्रकार होती है। इन दांतों की संरचना इस प्रकार हो गई,
और अपने पास जो थोड़े इनकी साइड वाले दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, तो यहाँ पे तीखे दांत होंगे। कैसे दांत होंगे भाई? तीखे। और यहाँ पे इन दांतों का मतलब ये होगा, और इन दांतों का मतलब ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो खड़े दांत होंगे वो होंगे इंसाइजर, जो नुकीले या तीखे दांत होंगे वो केनाइन होंगे। जो छोटी डांट और बड़ी डांट की बात आती है जिसे अक्कल डांट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी कि अपने पास जो खड़े दांत होंगे वो इंसाइजर या कर्तनक दांत होते हैं। इंसाइजर या क्या होंगे? कर्तनक दांत होंगे। तो यहाँ पे इनका कार्य होगा तोड़ने व काटने का। इनका कार्य तोड़ने व काटने का होगा। जो नुकीले दांत होंगे अपने पास, इनका होगा चीरने व फाड़ने का। और अपने पास जो दो दांत होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स दांत होते हैं, इनका कार्य होता है भोजन को चबाने का। भोजन को चबाने का। तो अपने पास यानी कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ICPM के अकॉर्डिंग 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर कितना? 12। इनकी संख्या की बात करें तो इंसाइजर दांतों की संख्या 8 हो गई, इनकी संख्या 4 हो गई, इनकी 8 हो गई, इनकी कितनी हो गई? 12। अब मैंने आपको इनका कार्य बता दिया है कि यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा क्या जाता है? कार्य। कार्य के अंदर अपने को आई का मतलब इंसाइजर दांतों का तोड़ने व काटने का। जैसे मैं आपको बताऊं, यानी कि अगर अपन कोई भी खाना खाते हैं तो खाना जो होगा उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करके या बहुत से टुकड़ों में डिवाइड करके खाते हैं, या अपनी मुंह की साइज से बड़ा साइज है अगर खाने का लेते हैं, अपन रोटी का लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसको तोड़ना पड़ेगा अपने को टुकड़ों में। तो सामने के दांतों से तोड़ते हैं, तो वो दांत कौन से हो गए? इंसाइजर। इंसाइजर दांतों का कार्य तोड़ना व काटना होगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए, जो कुत्ता होता है उस कुत्ते के जो दांत होंगे वो कौन से दांत होते हैं? कुत्ते के होंगे केनाइन दांत, क्योंकि वो तिरछे और नुकीले दांत होते हैं, तो उनको चीरने व फाड़ने का कार्य कौन करता है भाई? केनाइन। चीरने व फाड़ने का कार्य कौन से दांतों का होता है भाई? केनाइन का। अपने पास होता है प्रीमोलर्स और मोलर्स दांतों का। तो अपने पास जो पीछे के चौड़े वाले दांत होंगे जिनकी साइज बड़ी होती है, वो दांत होंगे अपने पास छोटी और बड़ी। तो यानी कि इन दोनों का कार्य होता है भोजन को पीसने व चबाने का। ध्यान रखना, भोजन को पीसने व चबाने का। अब आता है अपने पास यानी कि दांतों की बात हो गई है अपने पास। मैंने बता दिया मोटा मोटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, दांतों के टाइप्स पूछे जाते हैं स्थायी और अस्थायी दांतों में। तो स्थायी दांतों की संख्या 12 होगी, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होगी। मुख्य रूप से दांतों की बात करें तो 4 प्रकार हो गए। ICPM हो गया। आगे अपने पास इनकी संख्या पूछ सकता है आपको। आगे अपने पास होगा यहाँ पे देखो 8 और 4 12 हो गए, क्योंकि जो अपने पास 8 और 4 12 हो गए, तो यहाँ पे जो अंतिम दांत होगा प्रीमोलर्स और मोलर्स से, तो क्वेश्चन एक कंफ्यूज किया गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि बताइए बच्चों में कौन से दांत होते हैं। तो बच्चों में जो स्टार्टिंग में आगे वाले दांत आती है, तो पीछे वाले दांत नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, प्रीमोलर्स दांत यानी कि अपने बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। छोटे बच्चों की, शिशु की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जीभ से संबंधित। जिससे अपन जीभ की बात करेंगे तो यहाँ पे जीभ की संरचना की बात करते हैं, इनमें स्वाद का ज्ञान की, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम का कार्य कौन करता है, या किसका पाचन कौन करता है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे अब नेक्स्ट जीभ की। तो यहाँ पे देखो, अगर जीभ की संरचना की बात करें तो अपने पास जीभ की संरचना इस प्रकार की होती है। तो इसमें अपने पास ये होता है अग्र भाग। कौन सा भाग होगा? अग्र। तो ध्यान रखना, अग्र भाग, जो जीभ का अग्र भाग होगा वो मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। जो जीभ के जो किनारे होते हैं इन्हें बोलेंगे अपन, इन किनारों को पार्श्व किनारे। और जो पार्श्व किनारे होंगे वो होगा खट्टे व नमकीन स्वाद का। खट्टे व नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाते हैं कौन भाई? पार्श्व किनारे। आगे आता अपने पास ये पीछे का भाग होगा अपने पास
जो पीछे का भाग होगा वो पीछे का भाग करवाएगा कड़वे का, कड़वे स्वाद का ज्ञान, कड़वे स्वाद का ज्ञान। यानी कि ध्यान ये रखना। अब अपने पास बचा कौन सा? मध्य भाग, मध्य भाग। यह कोई भी ज्ञान नहीं करवाता। तो क्वेश्चन पहला कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए जीभ के मध्य भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो जीभ के मध्य भाग से कोई भी ज्ञान नहीं होता। आगे अपने को पूछा जा सकता है कि अगर बाद में मीठे का ज्ञान करवाते हैं, क्योंकि जैसे अपने घर में चाय वगैरह और भी कुछ जैसे मीठे पदार्थ होते हैं, उन मीठे पदार्थों का अगर अपने को स्वाद का ज्ञान करना है तो थोड़ा पदार्थ लेते हैं और उनको जीभ के आगे वाले भाग से जैसे ही स्वाद का अपने को पता पड़ता है कौन सा है मीठे का। जैसे साइड के होते हैं तो खट्टे व नमकीन का होगा, और लास्ट वाला जो अंदर का भाग होगा जीभ का वो कड़वे स्वाद का ज्ञान होगा। तो यहाँ पे अगर जीभ से क्वेश्चन वैसे पूछा जाए तो जीभ मासल नुमा संरचना होती है, मासल नुमा। पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में किस अंग में कोई भी पेशी या अस्थि नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना कौन सी है? अपने पास है जीभ। जीभ मासल रूपी संरचना से बनी होती है। अगर जीभ की बात करें तो यहाँ पे जीभ का आकार होता है अपने पास यहाँ पे थैले नुमा, थैले नुमा। जीभ का आकार या संरचना की बात करें तो अपने पास जीभ का आकार थैले नुमा होगा, और इसकी संरचना होगी मासल नुमा, क्योंकि मांसपेशियों से बनी होती है। इसमें हड्डियों की कोई भी चर्चा नहीं होगी। अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे जीभ में एंजाइम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है एंजाइम। एंजाइम जीभ में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, और एक होता है अपने पास टाइलिन एंजाइम। ध्यान रखना। अब इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होगा, वो टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो आपको ध्यान रखना है स्टार्च का, स्टार्च का पाचन कौन करता है भाई? टाइलिन एंजाइम। और जो इम्पोर्टेंट होगा लाइसोजाइम एंजाइम होगा, वो अपने पास अपने जो जीवाणु होंगे, जीवाणु का या जीवाणु को नष्ट करना। देखो टाइलिन एंजाइम होगा, स्टार्च का पाचन होगा, लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करना। क्योंकि जो अपन भोजन खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा हमारी लार में, वो लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वो जीवाणु को नष्ट करते हैं, जीवाणु को नष्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? तो जीवाणु को भक्षण करना या नष्ट करना। और एक टाइलिन एंजाइम है, वह है स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च या मंड, एक ही बात है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जीभ। जीभ का जो कार्य पूछा जाएगा इंपोर्टेंट होगा अपने पास स्वाद का ज्ञान करना, स्वाद का ज्ञान करवाना। जीभ का कार्य होगा स्वाद का ज्ञान करवाना, और अपने को भोजन को चबाने में भी सहायक होना है भाई अपने पास जीभ। या भोजन में जब में क्वेश्चन पूछेंगे कि भोजन में लार मिलाने का कार्य किसका होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो एंजाइम की बात करते हैं। नहीं भाई, भोजन में लार मिलाने का कार्य होगा अपने पास किसका? जीभ का। तो ध्यान रखना, लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। आगे अपने पास होता है यहाँ पे कार्य स्वाद का ज्ञान करवाना। भोजन को चबाने में भी सहायक होता है, चबाने या पीसने में भी जीभ सहायक होती है, और भोजन में लार मिलाना इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये अपने पास मैटर हो गया अपने पास जीभ का। अब जीभ के आगे अपने पास जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो थोड़ा मिश्रण का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताइए ऐसा भोजन जिसमें लार मिल जाती है, तो या ऐसा भोजन या लार मिले हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलस युक्त, बोलस युक्त।
बोलस युक्त भोजन क्या है या बोलस क्या है। एग्जाम में कैसे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि बोलस क्या है, तो लार मिला हुआ लसलसा भोजन है या लार मिला हुआ भोजन है या अपन कहेंगे लार मिला हुआ चिकना भोजन है। ठीक है भाई। आगे आपने को क्वेश्चन एक तो पूछा जा सकता है बोलस क्या है, तो लार मिला हुआ भोजन। एक क्वेश्चन पूछा गया लार मिले हुए भोजन को क्या कहते हैं, बोलस युक्त भोजन कहेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आगे अपने पास होगा जो लार मिला हुआ लसलसा जो चिपचिपा भोजन होगा वो अपने आहार नाल में डालते हैं। तो यानी कि अब देखो आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन। पाचन क्रिया में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चनों का देखो, जैसे अपन यहाँ पे कंकाल तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास मुंह की बात हो गई। अब इसमें अपने पास यहाँ पे ग्लोटस या एपीग्लोटस होगा और यहाँ से अपने पास इस प्रकार की सूचना होगी। देखो इसमें अपने मुंह के अंदर दांत और जीभ की बात कर ली। यहाँ पे इसमें जो एंजाइमों की बात होती है इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने पास ग्लोटस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि बताइए ग्लोटस, एपीग्लोटस इसे बोलेंगे ग्लोटस, इसे हिंदी में बोलेंगे काकलक, एक ही बात है। या साधारण भाषा में अपन कहेंगे ना जो यानी कि अपने पास यहाँ पे जो कंठ होगा गला होगा तो यहाँ पे एपीग्लोटस, ग्लोटस या काकलक, इससे अपन यानी कि इसको यानी कि एक उपाधि दी गई है और उस उपाधि का नाम क्या है भाई, यहाँ पे शरीर का ट्रैफिक पुलिस, शरीर का ट्रैफिक पुलिस। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो लार मिला हुआ चिपचिपा भोजन होता है वो ट्रैफिक पुलिस के रूप में किस प्रकार यानी कि शरीर के अंदर जो अपना अमाशय होता है, अमाशय से छोटियां, छोटियां से बढ़िया किस प्रकार परिवहन होता है। तो ध्यान रखना अपने पास एपीग्लोटस, ग्लोटस या काकलों को शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्योंकि होगा क्या, आपने जो यहाँ पे अपना जो ग्रास नाल होता है उसमें एक तो ग्रास नाल होगा और एक श्वसन नाल होगा। तो यहाँ पे एक को कहेंगे भोजन नली और एक को कहेंगे श्वसन नली। भोजन और श्वसन जो नली होगी उसमें अपन बात करेंगे। इसमें देखो अपन जैसे भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं या और कुछ भी जो भी पदार्थ खाते हैं, अपन उन पदार्थों को खाने पर यानी कि जो चबाते हैं उसमें लार मिल जाती है और लार मिले हुए जो भोजन होगा वो भोजन या ग्रास नली में प्रवेश करता है, भोजन या ग्रास नली में प्रवेश करता है। और जो श्वसन नली होगी जिसमें वायु ऑक्सीजन, केवल इसकी बात करेंगे ऑक्सीजन की बात होगी। तो ध्यान रखना O2 यानी कि अपने पास श्वसन नली में वायु का परिवहन होता है ऑक्सीजन का। ध्यान रखना अपने पास यहाँ पे जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पे अपने पास इसके आगे जो ग्लोटस भाग के आगे जो नली होगी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। अगर भोजन खा रहे हैं, भोजन का संकेत अपने को यहाँ पे एपीग्लोटस को मिल रहा है तो एपीग्लोटस में यानी कि जो अपने पास ग्लोटस होता है वो ग्लोटस यानी कि भोजन खा रहे हैं तो श्वास नली को बंद कर लेता है और भोजन का संकेत नहीं मिलता तो वो भोजन नली को यानी कि ढक लेता है, इसके मार्ग को बंद कर देता है जिससे सांस लेने में आसानी रही। लेकिन कई बार होगा क्या होता है इसमें यह है कि कई बार जिसे भोजन खाते रहते हैं और अपने यानी कि एपीग्लोटस या ग्लोटस में भोजन धीरे रुक जाता है और अपने को यानी कि पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन किसमें रुक गया, श्वास लेने में समस्या हो जाती है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे
जब भी भोजन रुक जाए तो आपको थोड़ा पानी पीना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आज मेरी मम्मी याद करी, आज ताई भूखी है, आज चाची भूखी है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। होगा क्या, यानी कि अगर भोजन नली में या ग्रास नली में नहीं जाकर श्वसन नली में चला जाता है तो भोजन रुक जाता है, श्वसन नली में अवरोध आ जाता है, जिससे होगा क्या, यानी कि व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर में न्यूज आई थी कि जो यानी 10वीं होगी, उस 13 की बात थी। उस 10वीं को जैसे बच्चे खिलौने वगैरह खेलते रहते हैं तो जो पपैया बजाते हैं उसमें जो विसिल होती है छोटी वाली, वो विसिल को यानी कि जो वो श्वास के साथ साथ अंदर खींच रहा था, तो वो सीधी भोजन नली में नहीं जाके कहाँ रुक गई थी, श्वास नली में अटक गई थी और उस बच्चे की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो ध्यान रखना आपको, जैसे ही कोई अगर श्वास नली में कोई कुछ अवरोध आ जाए तो आपको तुरंत क्या पीना है, पानी, जिससे कि उसका अवरोध हट सके, नहीं तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है अपने पास, एपीग्लोटस, ग्लोटस या काकलक है, उसे शरीर का क्या कहते हैं, ट्रेपीकुलस। होगा क्या, जैसे अपन भोजन खाते हैं तो भोजन को भोजन नली में या फिर अपने पास इस प्रकार का कोई सर्किल होता है, एक मार्गी है, एक यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, और जैसे अगर 4 व्हीलर का मार्गी है तो वो पुलिस वाला कहेगा कि आप इधर जाओ और 2 व्हीलर आते कहेगा कि आप इधर जाओ। कुल मिलाकर भोजन को भोजन नली में और वायु को श्वसन नली में प्रवेश करवाने का कार्य कौन करता है, एपीग्लोटस। इसे ग्लोटस भी कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, काकलक, यानी कि यह हमारे शरीर का ट्रेपीकुलस का कार्य भी करता है। ठीक है भाई। अब आता है अपने पास जो भोजन चिपचिपा भोजन होता है, वो आता है अपने पास अमाशय में। क्या आता है भाई, अमाशय में। देखो अमाशय के 3 भाग होते हैं, मोटा मोटा बता देता हूं मैं आपको। अमाशय के मुख्य 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। कार्डियक, फंडिक, पायरोलिक। तो इसमें अमाशय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमाशय के अंदर जो अपने पास मुख्य एंजाइम होते हैं, आपको पूछा जा सकता है फंडिक, कार्डियक या पायरोलिक है, इनसे आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज और कर सकता है। एक होता है अपने पास GMS, एक होता है SKM। ये अपने पास ये होगा छोटी आंत, ये अपने पास अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गया, और ये हो गया अपने पास बड़ी आंत। देखो जो मोटा मोटा एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, छोटी आंत का कार्य क्या है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने का कार्य या भोजन को पचाने का कार्य छोटी आंत का होता है। बड़ी आंत का कार्य जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। जो अमाशय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई प्रकार के अपने पास एंजाइम होते हैं। तो अमाशय के 3 भाग हो गए, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। छोटी आंत के GMS, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इनका क्लियर। अपने पास जो GM है तो यहाँ पे अपने पास होगी ग्रहणी, मध्ययात्र और यहाँ पे ग्रहणी, मध्यात्र और यहाँ पे एक होगा अपने पास SKM, शुद्रांत। छोटी आंत के 3 भाग हो गए, GMS, G का मतलब ग्रहणी, M का मतलब मध्यांत्र और S का मतलब शुद्रांत। और यहाँ पे अपने पास जो होगी बड़ी आंत होगी, उस बड़ी आंत के अंदर S का मतलब सिकम, K का मतलब कोलन और M का मतलब मलाशय। M का मतलब क्या होगा, मलाशय। अब अपन बात करते हैं अपना जो भोजन था, लाल मिला हुआ चिकना भोजन था, वो लाल मिला हुआ चिकना भोजन यानी कि एपीग्लोटस तक आ चुका है। और जैसे ही अपने अमाशय में प्रवेश करेगा तो अमाशय के 3 भाग होंगे। और अमाशय में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अपने पास एंजाइम के। देखो इसमें मुख्य रूप से अपने पास 4 प्रकार के एंजाइम है। पहला होता है अपने पास HCl। HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप कहोगे कि सर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा वो अपने अमाशय पेट में हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अत्यधिक खतरनाक
अपने पास खतरनाक है ये। और यानी कि यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, चिकना बनाने का काम कौन करता है भाई? अपने पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान रखना, भोजन को तोड़ना व चिकना बनाना कार्य किसका होता है? HCl। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपने अमाशय को जलने से बचाने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो होती है श्लेष्मा ग्रंथि। ध्यान रखना, श्लेष्मा ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक से हमारे अमाशय की सुरक्षा करती है। एक आता अपने पास पेप्सिन, एक आता अपने पास पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों का पाचन करती है। प्रोटीनों का पाचन करने का कार्य किसका होता है भाई? पेप्सिन का। एक होता है अपने पास रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन। और एक होता है अपने पास लाइपेज एंजाइम। और लाइपेज एंजाइम का कार्य होता है वसा का पाचन करना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अपने पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला अपने पास अमाशय के 3 भाग हो गए, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक हो गया। अमाशय में मुख्य रूप से 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता और चिकना बनाता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीनों का पाचन होता है। रेनिन का कार्य दूध का पाचन होता है। और लाइपेज का कार्य क्या होता है? वसा का पाचन। अब जैसे इस प्रकार यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जो अमाशय होता है, अपना पेट होता है, उसमें कितने घंटे तक भोजन रुकता है? तो ध्यान रखना, अमाशय में 3 से 5 घंटे तक भोजन रुकता है। अब 3 से 5 घंटे के बाद जो HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, ये अपनी क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और फिर भोजन कहाँ पे प्रवेश करता है? छोटी आंत में। कौन सी आंत में? छोटी आंत में। तो ध्यान रखना, जो छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है, तो छोटी आंत में पूर्णतः यानी कि 100% भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्णतः भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। या छोटी आंत का कार्य क्या है? तो भोजन का पूर्णतः पाचन करना। बड़ी आंत का कार्य पूछे तो बड़ी आंत का कार्य यानी कि अपने को कहेंगे अपने कि जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना बड़ी आंत का कार्य है। लेकिन एंजाइम का ध्यान रखना, 4 एंजाइम तो अपने पास हो गया, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये कॉमन रहेंगे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीनों का पाचन करेगा, रेनिन दूध का पाचन करेगा। लेकिन इसमें अपने पास यहाँ पे जो दूध का पाचन करेंगे उसमें एक एंजाइम की और बात करते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो, अब आता अपने पास छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होगी वो होगी अपने पास यानी कि मीटर में बात करेंगे तो 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आप कहोगे सर 8 से 10 मीटर तो बहुत लंबी होगी, क्योंकि जो ये समांकुर यानी कि इस प्रकार आकृति में होती है और इसकी लंबाई बहुत होती है। तो ध्यान रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत में अगर आपको लंबाई अधिक पूछ रहे तो किसकी होगी? छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी। अपने पास 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? बताइए, छोटी आंत में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो प्रोटीन परिवर्तित होते हैं अपने पास अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्लों में परिवर्तन किसका होता है? प्रोटीन का। अब पूछ लेगा आपको वसा किसमें परिवर्तित होती है? तो वसा होगी अपने पास गिल्सरोल में। गिल्सरोल में परिवर्तन किसका होता है भाई? वसा का। अब पूछेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित होगा अपने पास? मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड। और अपने पास आगे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे सुक्रोज सुक्रेज में परिवर्तित होता है, लैक्टेज में, और यहाँ पे माल्टेज में। तो इनका ध्यान रखना अपने को। प्रोटीनों अमीनो अम्लों में जो अपने पास पाचन क्रिया होगी वो किसमें परिवर्तित होगी? छोटी आंत भी आ सकता है ऑप्शन में, बड़ी आंत आएगा, अमाशय आएगा, या फिर आहार नाल आएगा। ध्यान रखना, छोटी आंत में जितने भी एंजाइम होते हैं उनका परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा क्यों? क्योंकि 100% जो होगा परिवर्तन, वो परिवर्तन कब होगा? जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा तो 100% यानी कि वो परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट यानी बड़ी आंत की बात करेंगे और डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।